हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं सबसे पहले कमेंट करके बताओ भैया आवाज वगैरह क्लियर है। शिवम कुमार जी, विशाल कुमार, नरेश भाई गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। लक्ष्मी नारायण जी गुड इवनिंग। भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देता हूं कि हमारा जो ये 8 से 9 बजे वाला जो टाइम चल रहा है, इसमें हम आपको 2024 के 62 पेपरों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर धीरे 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 हमने बिल्कुल समय दिया है इस चीज के लिए। और आज हम पेपर नंबर 38 पर आ चुके हैं दोस्तों। आज हम करेंगे पेपर नंबर 38। आपको मैं बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 15 पेपर हमने एएलपी के कंप्लीट कर लिए हैं इस 38 के अंदर। और आज टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ये लास्ट पेपर होगा। अब जो ये पेपर चल रहे हैं ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पेपर है दोस्तों। और ये 23 पेपरों के अंदर हमने प्रत्येक पेपर में 40-40 क्वेश्चन किए हैं। 40-40 क्वेश्चन हमने किए हैं। जी हां दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर हमने जितने भी पेपर किए हैं उन सब के अंदर क्वेश्चनों की संख्या 40 है। और जितने भी भाई लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में करा चुका हूं नए पेपर। और टेक्नीशियन वाले भाइयों, आज आपका ये लास्ट पेपर है। कल से हम पेपर करेंगे जेई वाले। मतलब ये जो 62 पेपर है, इन 62 पेपरों में लोको पायलट के पेपर है, टेक्नीशियन के पेपर है, आरआरबी जेई के पेपर है और आरपीएफ के पेपर है। कुल मिला के 62 पेपरों के सॉल्यूशन हम कराएंगे। और कल से हमारा जो पेपर होगा वो होगा जेई का। तो यहां पर आज लास्ट पेपर है टेक्नीशियन वालों का। तो कितने स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट पेपर हो रहा है टेक्नीशियन का, कितने क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुए हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको साइंस पढ़नी है जो भी एनसीईआरटी से। क्यों भाई? क्योंकि भाई ऐसे सुनने में आ रहा है कि रेलवे के जितने भी पेपर टीसीएस करवा रहा है टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी के लिए बैच मैंने चलाया है। पूरा बैच लाइव है। लाइव के साथ साथ पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि लाइव में थोड़ा समय लगता है। तो साथ में हम आपको रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं जिसमें 200 घंटे की साइंस आप पढ़ सकते हैं। 399 रुपए फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है। और केवल आप साइंस का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच की फीस 299 रुपए है। 1 साल की वैलिडिटी है मेरे भाई। और इस बैच के अंदर आपको मिलती है 200 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है। 200 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास, प्रत्येक चैप्टर हमने एनसीईआरटी से तैयार किया है। अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो ये मेरे एनसीईआरटी से तैयार की गई 2 किताबें हैं। इन दोनों किताबों को आप हमारे डावरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दीजिए। और अगर आपको दिक्कत आती है ऑर्डर करने में तो एक नंबर लिख रहा हूं मेरे भाई, इस नंबर पर आप कॉल करके बुक करा दीजिए। 823395 8002 ये नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके, या फिर ये नंबर ले लीजिए 7426872233, किसी भी नंबर पे कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर करा दीजिए। बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पेपर। भैया 2 चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी, साइंस आपको पढ़नी है और किताब आप पढ़ लीजिए, या तो एनसीईआरटी पढ़ लो नहीं तो बुक मंगा लीजिए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 30/12/2024 का ये पेपर है। थर्ड शिफ्ट का पेपर हम आपको करा रहे हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सीधा है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू कर देते हैं।
तो अब चाहिए यहां से हमको पूरा 60 मिनट का समय। चलो भाइयों स्टार्ट, मतलब हो गया स्टार्ट भाई। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या थोड़ा सा 2-4 मिनट में बच्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो शुरू है। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एफ बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आएगा। इसी से हम यहां से जी निकालेंगे, जी बराबर एफ आर स्क्वायर एक साथ गुणा हो जाएंगे और m1 और m2 नीचे चले जाएंगे। फाइनली इसका जो मात्रक बनता है वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम को ऊपर लेके आ जाइए, किलोग्राम -2। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम रख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, और ये मान हेनरी केवेंडिस ने दिया है। हेनरी केवेंडिस ने मान दिया है। इस मान को देने वाला वैज्ञानिक हेनरी केवेंडिस था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्राकेंद्रिकीय, मतलब बात हो रही है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं से संबंधित सही कथन क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जो स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ के बैठा हुआ है उसको तो पहला ही ऑप्शन पकड़ में आता है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे मानव शरीर की बात करता हूं, तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु की कोशिका में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, गलत बात है। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग होते नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें मुख्य कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इस तरह के जो मुख्य कोशिकांग है वो यहां पर नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है नहीं, यहां पे केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए जो गुणसूत्र होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी मेथेन, एथेन, प्रोपेन के अनुक्रमिक सदस्य किस इकाई के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इनके बीच में प्यारे विद्यार्थियों CH2 का अंतर चलता है। बिल्कुल, शायद आज जब आप इतने सारे पेपर कर चुके हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके 30-35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही होंगे। जो क्वेश्चन नहीं सुना हो उसको छोड़ देना। प्यारे विद्यार्थियों, सजातीय श्रेणी जो होती है उनके बीच में, जैसे ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ठीक है, ये ब्यूटेन है, इनके बीच में CH2 का अंतर चलता है। ये आपको बहुत पहले से पता लग चुका है इस बात का। इनके बीच में CH2 का अंतर चलता है, और इनके द्रव्यमानों में, प्यारे विद्यार्थियों, इनके द्रव्यमानों में किसका अंतर चलता है। इसके द्रव्यमानों में अंतर चलता है किसका, 14 का। इनके द्रव्यमानों में कितने का अंतर चलता है, 14 का अंतर चलता है। जब हम एक सदस्य दूसरे सदस्य पे आते हैं तो इनके वजन में, इनके द्रव्यमान में 14 का अंतर चलता है। बहुत बढ़िया। दो अस्थि कोशिकाओं में मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं। अस्थि की बात होगी यहां, तो कहते हैं जो अस्थि कोशिकाएं होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अस्थि कोशिकाओं का जो मैट्रिक्स होता है उसमें होता है कैल्शियम और फास्फोरस। जबकि वो पूछ रहा है कि ये जो हमारी उपास्थियां होती है, उपास्थि होती है मेरे भाई नर्म हड्डियां। नर्म हड्डियों को बोलते हैं उपास्थि, कार्टिलेज। जैसे इसके अंदर हड्डी नहीं, उपास्थि है। प्यारे विद्यार्थियों, उपास्थियों का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपास्थियां जो होती है, उपास्थियों के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है।
तो इसके अंदर आपको प्रोटीन और शर्करा देखने को मिलती है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगर नहीं सुना हो तो इस क्वेश्चन को और ऐड कर लीजिए। इसके अंदर आपको कोलेजन प्रोटीन नजर आएगी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन नजर आएगी और इसके अंदर शर्करा पाई जाती है। हाँ हाँ, सुक्रोज शर्करा ही है। तो क्वेश्चन का जवाब होगा प्रोटीन और शर्करा। ये एनसीईआरटी के टिश्यू वाले चैप्टर में है, ये बात लिखी हुई है, टिश्यू वाले चैप्टर में है ये क्वेश्चन। नहीं, प्रोटीन होती है ना, उपास्थि जो होती है, उपास्थीय जो होती है उनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन, जिसकी वजह से इसमें लचीलापन आता है, लचीलापन आता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन का नाम है और शर्करा कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। निषेचन के बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निषेचन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है और धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित हो जाता है? युग्मनज कई बार विभाजित होकर उसके भीतर भ्रूण बना लेता है। तो बात किसकी चल रही है प्यारे विद्यार्थियों? आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे पादपों की बात चल रही है, पादपों में निषेचन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास दो चीज है, एक आपके पास अंडा है, मतलब अंडाणु है, और यहां शुक्राणु नहीं होता है, यहां पे होता है पराग कण। पराग कण ये जब आपस में मिलते हैं तो इसको बोलते हैं निषेचन। तो इनके मिलने से बिल्कुल जाइगोट बनता है और इसमें लगातार विभाजन होगा, विभाजन होगा और भ्रूण बन जाता है। अब इस भ्रूण के, ऐसे समझो ये भ्रूण है, इसके चारों तरफ इसको कवर करने के लिए क्या होगा? बीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो यही पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इस भ्रूण के ऊपर एक सख्त आवरण विकसित करता है, तो वो सख्त आवरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का नहीं, बीजांड इसका जवाब होगा। बीजांड से क्या बनता है? बीज। बीज, और बीज के अंदर क्या रह जाएगा? आपका भ्रूण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीजांड। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा क्वेश्चन है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरिक औष्णिक क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। यानी विद्यार्थियों, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि भाई एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा, ये क्रिया होती कहां है? तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। दोस्तों, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी। वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाके जमा हो जाएगी और उसी माइटोकॉन्ड्रिया से वापस हमारे शरीर को या हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी भाषा बुरी होती है, लेकिन क्वेश्चन को अपनी दिमाग से भी इसको करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अणु नहीं बनाता और अपने परमाणुओं के रूप में ही रहता है? सीधा क्वेश्चन है, समय खराब मत करिए। दोस्तों, अक्रिय गैस जो होती है ये हमेशा परमाणविक अवस्था में पाई जाती है। जैसे हीलियम है तो ये ऐसे ही मिलेगा परमाणविक अवस्था में। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओगेनेसॉन, ये परमाणविक अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब ये अणु नहीं बनाते, इस प्रकृति में ये परमाणविक अवस्था में ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है? कार्य दो चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों, कार्य दो चीजों से मिलकर बनता है, बल इंटू विस्थापन। अब वो कह रहा था कि बल तो मैंने लगा दिया, अब ये बताओ क्या चीज बढ़ाएंगे तो कार्य बढ़ेगा? तो बल तो आपने लगा दिया, अच्छी बात है, आप उसका विस्थापन और बढ़ा दो, तो विस्थापन और बढ़ा दोगे तो कार्य का मान बढ़ जाएगा। बल के साथ विस्थापन, बल तो कह रहा है कि बल तो मैं लगा ही रहा हूं, क्या चीज और बढ़ाऊं ताकि बल कार्य बढ़ जाए? तो बल के साथ साथ अगर हम विस्थापन का मान भी बढ़ाएंगे तो दोनों का गुणा होगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक जिसमें आते हैं आपके सजीव। जैविक घटक में कौन आते हैं? सजीव, पेड़ पौधे घास वगैरह। और अजैविक घटक के अंदर आते हैं निर्जीव, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां है, प्रकाश है, मिट्टी है, ये आते हैं। तो वो कह रहा है कि अजैविक घटक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा घास। घास अजैविक घटक नहीं है। घास अजैविक घटक नहीं है, घास जैविक घटक है। आपसे पूछा है अजैविक घटक नहीं है। सही करो अपने उत्तरों को, ए लगाओ, जल्दी जल्दी अपने उत्तर सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा है, रिपीट हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं की बात हो रही है, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक रिक्त स्थान होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। यह बात मैंने कल आपको काउंट करवाई थी, याद करो। मैंने कहा था पेड़ पौधों का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो दो जगह संचित होते हैं, तीन जगह, चार जगह। कहां कहां? एक तो जो हमारी पौधों की जो पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधों की पत्तियां जो पीली पड़ जाती है उनमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तने के बाहर जो गोंद और रेजिन होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसके अलावा पुराना जाइलम में भी अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं। और एक होता है हमारी प्यारे विद्यार्थियों बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। इस रिक्तिका के अंदर भी अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थ यहां पे जमा होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्तिका में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को समझाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की किताब में रासायनिक संयोजन के दो नियम दे रखे हैं। रासायनिक संयोजन का नियम दो आदमियों ने दिया था। एक था हमारे केमिस्ट्री के जो जनक है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है लेवाइजिए, और एक है प्राउस्ट। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, रासायनिक संयोजन का नियम दो वैज्ञानिकों ने दिया है, लेवाइजिए और प्राउस्ट ने। लेकिन आगे चलकर उसके दो नियम बने। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो लेवाइजिए ने दे दिया था, जबकि प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि जैसे जल है तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है, द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। अब ये जल चाहे कहीं से भी लिया हो आपने, जल का जो अणु है ये कहीं से भी लिया हो, चाहे वो बरसात का हो, चाहे हमारे राजस्थान का हो, चाहे कहीं का भी हो, इसके एक अणु में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जो कि किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन की संख्या को दिखाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम 13वें नंबर पे आता है और इसकी द्रव्यमान संख्या 27 होती है। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाना पड़ता है। द्रव्यमान संख्या 13 है, द्रव्यमान संख्या 27 है, परमाणु क्रमांक 13 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां पे 14 आती है। न्यूट्रॉन यहां पे कितने आते हैं? 14 आते हैं। द्रव्यमान नहीं पूछा, 27 में से 13 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, जो कि सही जवाब होगा 14 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। संतुलित रासायनिक समीकरण में X क्या है? यहां पर आपको यह वाली चीज बतानी है, यह भरना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक अभिक्रिया लिखी है जिसमें 3 लोहे के परमाणु है
यहां X है जिसका मान आपको बताना है, साथ में जल है, और इधर Fe2O3, Fe3O4 और साथ में 4 हाइड्रोजन। संतुलित करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहां पर X की जगह पर संख्या ढूंढनी है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो 3 लोहे हैं, 3 लोहे के परमाणु, यहां भी 3 लोहे के परमाणु। एक बार इधर देखो, ऑक्सीजन 4 चाहिए मुझे, ऑक्सीजन 4 चाहिए। उत्तेरे हाँ, ऑक्सीजन 4 चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। तो एक बार मैं यहां 4 लगा के देखता हूं। ठीक है, लगा लो 4। अगर मैंने यहां 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो इधर भी हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए जल के आगे कितने? 4 परमाणु ऐड करने पड़ेंगे। भैया एक बार बैलेंस कर लो आराम से। निम्नलिखित में से कौन निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनता है? इस बीज पंखुड़िया, बाह्य दल, पुंकेसर, बढ़तिकाक, बढ़तिका सुकड़कर गिर जाती है। भैया सीधा सा क्वेश्चन है, निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल, फल कौन सी चीज फल का रूप ले लेती है? तो दो ही तो चीज बताइए, बीजांड से बनता है बीज, बीजांड से बनता है बीज, और अंडाशय से बनता है फल। आगे चलकर ओवरी जो अंडाशय है वो किसका रूप ले लेता है? फल का रूप ले लेता है। अरे भाई, अंडाशय से तो बन गया फल, जैसे ये फल है, ठीक है, फल के अंदर ये है बीज, बीजांड से बन गया बीज, और इसके अंदर पराग कण और अंडा मिलकर के यहां पर बना दिया भ्रूण। तो इसके अंदर तो हो गया भ्रूण, ये हो गया बीज, और ये हो गया आपका फल। तो कौन सी चीज किससे बनी है? बढ़िया क्वेश्चन है, सेट करके रहना इसको। भ्रूण किससे बना? परागकण और अंडे से मिलकर तो बन गया भ्रूण। परागकण और अंडा ये मिलकर तो बना देते हैं भ्रूण को। इधर बीजांड से बन जाता है आपका बीज, और अंडाशय से बन जाता है फल, और सब चीजें समय के साथ गिर जाती है। इसको ले लेना स्क्रीनशॉट, फिर किसी ना किसी दिन ये क्वेश्चन रिपीट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 10 बजे फिर ग्रुप डी का पेपर कराऊंगा, और करते रहो करते रहो। करना आपको है प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है? 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 अभी नहीं, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर। ए हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है? प्यारे विद्यार्थियों, एक होती है गतिज ऊर्जा। जब भी कोई वस्तु गति करेगी, जब भी कोई वस्तु गति करती है, तो उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा संचित होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और यहां स्थिति बदलनी है आपको। जब भी किसी वस्तु की हम स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जैसे आपने धनुष का धागा खींचा, धनुष धनुष का जब धागा खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो स्थितिज ऊर्जा जाती है। इसके बाद में जब हम खिलौने में चाबी भरते हैं, तो चाबी भरते हैं तो भी वहां पर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। इसके बाद में बहुत सारे उदाहरण है, स्प्रिंग को खींचते हैं वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा, गुब्बारे को दबा रहे हैं वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा, रबड़ बैंड को खींच रहे हैं वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, शायद मैंने बता दिया पहले भी। प्यारे विद्यार्थियों, एंजाइम, ध्यान से सुनिए। एंजाइम, एक एंजाइम क्या होते हैं? क्वेश्चन आता है एंजाइम क्या होते हैं, तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, लाइन को सुनिए, एंजाइम
वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक अभिक्रियाओं की दर को कम ज्यादा करते हैं, उनको हम बोलते हैं जैविक उत्प्रेरक। बोले तो एंजाइम। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी प्यारे विद्यार्थियों, एंजाइम की खोज की थी बुकनर ने, जबकि नाम दिया था कुहेने ने। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी, जबकि नाम किसने दिया था? कुहेने ने दिया था। तो एंजाइमों को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। एक अच्छा क्वेश्चन सामने फिर आ गया। क्रमश है I1, I2, I3 विद्युत धाराओं वाले तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। दोस्तों, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध है, ये पार्श्व क्रम में जोड़े हैं। ये इसका विभवांतर लगा दो, इसको बैटरी से जोड़ दो, कुंजी लगा दो। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्श्व क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? धारा I कुल विद्युत धारा है और ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लाइन यहां पर सही है। प्यारे विद्यार्थी, एक बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/RT बराबर 1/R1, 1/R2, 3 है तो 1/R3। यहां पे लघुत्तम ले लेते हैं R1, R2, R3 लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहां पर R2 और R3 आ जाएंगे, R1 और R3 आ जाएंगे और यहां पर R1 और R2 आ जाएंगे। तो मेरा भाई, अगर ये चीजों को जब हम निकालेंगे तो यहां पर कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं होगा। अब एक चीज यहां पे आपको पता होनी चाहिए, समांतर क्रम संयोजन में इसमें धारा जाती है I1 पहले, इसमें धारा अलग जाएगी और इसमें धारा अलग जाएगी, और कुल धारा जो है, कुल धारा I1, I2 और I3 का योग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग जाएगा। इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, लेकिन अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो कुल धारा का मान I प्राप्त होगा। यहां से इस क्वेश्चन को सही दिखाने के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी चुनना पड़ेगा। आप इनसे चेक करो, इनसे कोई भी चीज आपको ये प्राप्त नहीं होगी, एक ही चीज प्राप्त होगी जो है धारा। जितने भी भाई लाइव है सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। अब आता है 18वें नंबर का क्वेश्चन। श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के अद्वितीय गुणों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखलन की सही परिभाषा है? आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कहते हैं कि कार्बन के पास एक गुण होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, एक तो इसका छोटा परमाणु आकार, एक तो इसका आकार कैसा होता है, छोटा परमाणु आकार। प्यारे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन के अन्य परमाणुओं के साथ, हाइड्रोजन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं की, इसकी परिभाषा क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंखलन का क्या मतलब है? कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव अपना आकार बदल सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमीबा इसका सही जवाब जाता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा जो है अपना आकार आकृति खाने की पूर्ति के लिए बदल सकता है। तो यह है अमीबा सही जवाब। एक कोश के जीव अमीबा अपनी आकृति बदलता रहता है। इसमें बाइनरी फिजन, द्विखंडन या द्विविखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है और इसके अंदर खाद्य राजधानी होती है जिससे अपना भोजन, एक कोश के जीव है, एक कोश के जीव है अमीबा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार के समान है तो अवतल दर्पण के सामने बिल्कुल समय खराब मत करिए। ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। दोस्तों पता चल गया होगा। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पे रखते हैं, स्थिति नंबर 3 होती है ये, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पे बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। इसकी आवर्धन क्षमता का मान -1 होता है। आवर्धन क्षमता का मान -1 होता है। तो इस बार हमें वस्तु को कहां रखना है? वक्रता केंद्र सी पर। जितने भी भाई लाइव है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज आपको हम करा रहे हैं 2024 का जो 62 पेपर है उसका पेपर नंबर 38 तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। हम जितनी मेहनत हमसे हो रही है आपके साथ लगातार कर रहे हैं। 8 बजे भी आपकी क्लास ले रहा हूं और जब भी मुझे मौका मिलता है तो 10 बजे भी ग्रुप डी के पेपर करा रहा हूं। तो मेरा भाई एक चीज बता रहा हूं आपको, याद करोगे आप मुझे, है ना? तुम कितना भी पढ़ लो, दुनिया भर के पढ़ के कितने भी इंटेलिजेंट हो आप, मेरे भाई आपको एक चीज आज फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन का एक ही मतलब है प्रैक्टिस। मेरा भाई आज फिर कह रहा हूं, और मैं रियलिटी ये है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करते ही नहीं है। 90% विद्यार्थी डायरेक्ट परीक्षा देने जाते हैं, पढ़ते पढ़ते, परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, पढ़ते पढ़ते रहते हैं। मैं जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जो लगातार मेरे से जुड़ रहा है, मैं उनको एक ही सलाह देता रहूंगा, मेरा भाई जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना प्रैक्टिस करो, पढ़ाई को बंद करो। एक बार आपने विज्ञान पढ़ ली, आपने अपने नोट्स बना लिए, उनको अपने पास में रख लो। एक बार बना लो, एक बार विज्ञान पढ़ के अपने नोट्स अपने पास रखिए और मेरा भाई धड़ाधड़ क्वेश्चन करते रहो। कोई भी नई चीज मिले तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस अभिक्रिया में से है। अगर कोई चीज नहीं लिख रखी तो उसको ऐड करो, तुरंत ऐड करो। अपनी दोनों किताबें अपने पास रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब अपने पास रखो। कोई भी नई चीज दिखाई दे तुरंत उसमें ऐड कर दो, तुरंत उसमें ऐड कर दो। और मेरे भाई 50 किताब मत पढ़ो, अलग अलग तरह की किताब मत पढ़िए। आप 1-2 किताब रखो और उन्हीं से पढ़ते रहो। और दुनिया भर के पेपर मैं आपको कराऊंगा। 99 पेपर ग्रुप डी के करा रहा हूं, 62 पेपर ये कराऊंगा। उसके बाद टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन में कराऊंगा, दुनिया भर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। जितना मेरे से होगा वो मैं कराता चलूंगा, है ना? तो ये है, आज 38वां पेपर चल रहा है और टेक्नीशियन के पूरे 23 पेपर आज हो जाएंगे। तो टेक्नीशियन के पूरे 23 पेपर आज भेज दूंगा। एएलपी के 15 पेपर मैंने करा दिए पहले, इसी में पहले 15 पेपर कराए थे, फिर 23 पेपर हो रहे, टोटल 38वां पेपर चल रहा है। तो इनका पीडीएफ आज पूरा भेज दूंगा डाबरा क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डाबरा क्लासेज के नाम से, स्पेस मत देना, DABRA डाबरा क्लासेज के नाम से, डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आज पूरा पीडीएफ में भेज दूंगा, टोटल पीडीएफ 15 पीडीएफ लोको पायलट के भेज दूंगा और 23 पेपरों का पीडीएफ जो अपना टेक्नीशियन वाले हैं ये मैं आपको भेज दूंगा। तो हमारे टोटल 38 पेपर हो चुके हैं। कल से मैं आपको आरआरबी जेई के पेपर कराऊंगा। कल से आरआरबी जेई के 9 पेपर कराऊंगा। 9 पेपर हुए, 2024 की बात हो रही है। इधर 10 बजे मैं आपको ग्रुप डी के पेपर करा ही रहा हूं, रात को 10 बजे ग्रुप डी के पेपर करा रहा हूं, 99 पेपर वो कराऊंगा। चलते रहो मेरा भाई, प्रैक्टिस है। नौकरी के लिए लोगों बूढ़े हो जाते हैं, सच बता रहा हूं, करते रहते आधी अधूरी पढ़ाई, बूढ़े हो जाते हैं लोग। मेरा भाई हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने रेलवे को पकड़ रखा है तो उसको पकड़े रहिए, भटकना नहीं है। ग्रुप डी का पेपर रात को 10 बजे कराता हूं मेरा भाई। ये सब पेपर आपके लिए, कोई कहता है 1% महत्वपूर्ण, मैं कह रहा हूं 101% आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी 9वीं 10वीं से है। चाहो तो किसी दिन बैठ के मैं हर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं मानो ना तो मैं आपको यह बता दूंगा, किताब हाथ में ले लूंगा 9वीं 10वीं की,
नौवीं 10वीं की एनसीईआरटी की किताब हाथ में लेके, और मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि यह क्वेश्चन इस पेज से लिया है। और बताओ क्या आपको इससे ज्यादा सबूत दो। अब सुनो ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुम्राश्य को वर्णित करता है? दुम्राश्य मतलब डेंड्रोन्स। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका है, आपने देखा होगा इसमें से ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है, धागे जैसी संरचनाएं निकली होती है, जिनको हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं। मेरा भाई बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है, छोटी सी गलती मरुआ देगी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेंड्रॉन्स, इसको डेंड्रॉन्स भी लिख लेते हैं, डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स को वर्णित करता है? छोटा, शाखाविहीन, छोटा शाखा युक्त, लंबा शाखा युक्त। देखो शाखा युक्त, या देखिए कितना बढ़िया 21वें नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों इसमें गलती हो सकती है क्योंकि ये चीज हमने परफेक्ट नहीं पढ़ रखी। अब नौवीं की एनसीईआरटी है आपके पास, नौवीं की एनसीईआरटी के टिश्यू वाले चैप्टर में भी ये दे रखा है, और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी के तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में भी ये साफ साफ लिखा है। चाहो तो एक बार खोल के देखो नौवीं की एनसीईआरटी। प्यारे विद्यार्थियों, जो डेंड्रॉन्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं और ये शाखा युक्त होते हैं, छोटे शाखा युक्त होते हैं, और इनका जो मेन काम है ये है सिग्नलों को प्राप्त करना। जो जैसे किसी ने पिन चुबाई, तो उस जो पिन चुबाते हैं उन सूचनाओं को ग्रहण करके इस बीच वाले भाग को हम साइटोन बोलते हैं, ये है डेंड्रॉन्स। बीच वाले भाग को हम साइटोन बोलते हैं, और ये वाला भाग, लंबा वाला भाग एक्सॉन होता है। तो ये सिग्नलों को प्राप्त करके साइटोन को दे देता है, साइटोन को दे देता है। देखो आपको नौवीं की एनसीईआरटी चेक करो एक बार, बहुत पुरानी किताब है मेरे पास, तो पता नहीं कौन सा एडिशन है, भगवान की पता नहीं। तो नौवीं की एनसीईआरटी में ये टिश्यू वाला चैप्टर है, ऊतक वाला चैप्टर है। हाँ बेटा, खा लो खा लो। देखो मैं एक चित्र भेज रहा हूं, देखो ये लाइन कहां से उठाई है इन्हें, यही टिके रहो। देखो कहती ना कि हम, पर हम क्या है, चीज को पढ़े हवा में पढ़ते हैं। देखो मैं एक आपको एक अभी एक फोटो भेज रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लोग कहां से लाइन सेट कर लेते हैं। मैं आपको अभी एक, देखो ये लाइन कहां से उठाई है इन लोगों ने। आप कहते हो ना क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, देखो ये लाइन कहां से उठाई है। इसलिए मैं मेरे भाइयों को एक सलाह देता हुआ जा रहा हूं कि यार ये एनसीईआरटी को सही पढ़ लो, लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हो, ये मरुआ देगी आपको। ये जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो ना हवा में, इसको एक बार हवा में पढ़ना बंद करो और देखो एक बार, ये लगा दिया, थोड़ा सा देखो, ये एनसीईआरटी में तंत्रिका ऊतक, सुनो एक बार सुनो, तंत्रिका ऊतक है, एनसीईआरटी के अंदर है तंत्रिका ऊतक। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, देखो इसको इसलिए कहते हैं बड़े ध्यान से पढ़ना। देखिए ये तो एक्सॉन की परिभाषा हो गई। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव होते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव ये होता है, इसमें लंबे, अब देखो यहां से पढ़ो, न्यूरॉन की बात हो रही है, न्यूरॉन में इससे लंबे पतले बालों वाली जैसी शाखाएं निकली रहती है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इस लंबा प्रवर्ध होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तथा
ये देखो यहां से अंडरलाइन करो, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले, बहुत सारे छोटी शाखा वाले लंबे प्रवर्ध को हम डेंड्राइन्स कहते हैं, डेंड्राइन्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा। बस यहां से जो बात क्वेश्चन था ना वो ये था, देखो बहुत सारे छोटी शाखा वाले जो प्रवर्ध होते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब इतनी गहराई से कौन पढ़े कि छोटी के बड़ी के लंबी, कौन पढ़े? और सच बता रहा हूं ये तो आप तुक्का दे देते इसलिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने में 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगती है। तो प्लीज अभी भी कह रहा हूं सतर्क हो जाना, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगी कि कब 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 क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है ना डेंड्रॉन्स के ऊपर, इसका जवाब है छोटा शाखा युक्त प्रवर्ध होते हैं ये। एक बार जल्दी से यस या नो का मैसेज छोड़ दो, फिर मत कहना पता नहीं क्वेश्चन कहां से आते हैं। क्वेश्चन आते पूरे एनसीईआरटी से। और अगर आप बोलो तो देखो वैसे तो लाइव बैच चल रहा है, लेकिन एग्जाम की टाइम पे मैं आपके लिए एनसीईआरटी को एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणुओं तथा मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग होता है? प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारा मूत्राशय होता है। इधर देखो थोड़ा सा, बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देख ले। यह हमारा मूत्राशय है, मूत्राशय जिसको आप यूरिन ब्लेडर बोलते हैं, और इसी से निकलता है आपका मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग है। तो मेरे भाई इसी मार्ग से यूरिन आता है, मूत्र इसी मार्ग से आता है, इसी मार्ग से मूत्र आता है। इधर प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहां पर एक नली आके जुड़ती है जिसका नाम है, यहां पे एक नली आके जुड़ती है जिसको हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं। सॉरी, यह है शुक्र वाहिनी, इसको बोलेंगे शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी होती है। तो इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें आते हैं सीमन, शुक्राणु आ रहे हैं विड़सण से क्या आ रहे हैं? शुक्राणु। सीमन, सीमन आता है इसमें, वीर्य। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मूत्र का भी रास्ता यही है, और इधर जो ये सीमन आते हैं जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं उसका रास्ता भी यही है, और इस कॉमन रास्ते को मूत्र मार्ग कहा जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि मूत्र आने का भी रास्ता यही है, और इधर से सीमन जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं उसका रास्ता भी यही है। ये कॉमन पथ होता है जिसको हम मूत्र मार्ग के नाम से पुकारते हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस पढ़ना पड़ता है कि भाई यूरिन आता है तब स्पर्म रुक जाता है, स्पर्म आते हैं तो यूरिन रुक जाता है। ये थोड़ा सा प्रक्रिया आपको पढ़नी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है? देखो एक बढ़िया क्वेश्चन फिर सेट किया इन लोगों ने। सच में जो पेपरों को सेट करते हैं ना, ऐसे नहीं है, सीधे क्वेश्चन भी देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बढ़िया बनाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा हिल जाए। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों, आपके पास में पानी और चीनी का एक घोल है जो कि एक समांगी मिश्रण बनता है। सही है ये वाली बात, तो समांगी मिश्रण। अब इसमें आपको बस इतना सा पकड़ना है कि पानी ज्यादा रहेगा और चीनी क्या है? कम है। तो यहां पे पानी क्या रहेगा? विलायक। और चीनी क्या रहेगी? विलेय। जो ज्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं, कम रहता है उसको विलेय बोलते हैं। तो यहां पे जो जल है ना, जल पानी, वो किसका रूप लेगा? विलायक का रूप लेगा। बाकी सभी गलत है। जल विलेय है,
नहीं, जल विलेय नहीं है, जल तो विलायक है, गलत हो गया। चीनी विलायक है? नहीं, चीनी विलायक नहीं है, चीनी विलेय है। पानी और चीनी दोनों विलायक है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। कक्षा 9वीं के पाठ नंबर 2 से क्वेश्चन सेट किया है। कक्षा 10वीं नहीं, कक्षा 9वीं की जो एनसीईआरटी है उसके पाठ नंबर 2 से क्वेश्चन सेट किया है, तत्व यौगिक मिश्रण विलेय विलायक से। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया दुगना कर दिया जाए, अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं करना है, तो प्रतिरोधकता क्या होगी? कक्षा 10वीं से लिया है, विद्युत धारा वाले चैप्टर से। कक्षा 10वीं विद्युत धारा वाले चैप्टर से। प्यारे विद्यार्थियों, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। यह है विशिष्ट प्रतिरोध। रो 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 विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। मात्रक आपको पता ही होगा, इसका ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, अगर ये कह रहा है कि इस वाले मान को दुगना कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो रो के मान में क्या परिवर्तन होगा? मेरे भाई, एक लाइन याद करके बैठ लेना कि रो का मान लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। रो के मान पर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो मान पहले था वो ही मान रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध रो ये केवल चालक तार की प्रकृति और ताप पे निर्भर करता है। लंबाई और मोटाई से कोई संबंध नहीं है इसका। चाहे लंबाई कितनी भी कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना भी कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मान पहले था वो ही रहेगा। 25 नंबर, खंडन विधि। अब तो याद कर लिया होगा। खंडन विधि किसमें लगती है? स्पाइरोगायरा में। खंडन विधि किसमें लगती है? स्पाइरोगायरा में। अरे दादा, 2 गुना नहीं रहेगा, 2 गुना। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दुगना करा रहा है, तो मान तो पहले के जैसा ही होगा, एक समान। जो पहले था वो ही रहेगा दादा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जो दुगना करने के बाद तो दुगना हो जाना चाहिए था, दुगना करने के बाद भी पहले का ही मान रहेगा। स्पाइरोगायरा खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन, डायरेक्ट याद करके बैठ जाना। ये किसके अंदर होता है? स्पाइरोगायरा में। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरते समय जो श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसका क्रम क्या है? तो उसमें से क्वेश्चन सेट किया है, ये कक्षा 10वीं से लिया है। ये 7 रंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीचे नीचे वॉयलेट, वी आई वी बिब, जी वाई ओ आर। इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि न्यूनतम विचलन कोण किसका होगा? तो उत्तर में सबसे पहले रेड होना चाहिए, रेड नहीं है। फिर ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं है। फिर येलो, तीसरे नंबर पे येलो। पीला, पीला। विचलन कोण का मान सबसे कम, सबसे कम विचलन कोण किसका होगा? तो वैसे तो विचलन कोण तो सबसे कम लाल का होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है लाल। तो दूसरे नंबर पे ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं है ऑप्शन में, तो फिर किसका होगा? तो येलो हो जाएगा उत्तर। तो ये है क्वेश्चन, सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? लाल का, लेकिन लाल वहां ऑप्शन में है ही नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, कोई बात नहीं। तो पृथ्वी ये कैसा बल है? ये अभिकेंद्रीय बल है। सेंट्रीफिटल अभिकेंद्रीय बल। जैसे अगर किसी धागे में पत्थर घुमाते हैं तो उसमें अंदर की ओर एक बल लगता है जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। ये जो बाहर की तरफ जो बल लगता है ना उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। वो एक प्रकार का आभासी बल होता है, छदम बल होता है। जो वास्तविक बल होता है वो है अभिकेंद्रीय बल, अंदर की ओर। अपकेंद्रीय बल नहीं, अपकेंद्रीय बल तो वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की जो प्रोसेस है वहां पर लागू होता है। कल का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए,
1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट, और 1000 वॉट नहीं दे रखा ऑप्शन में, कोई बात नहीं। अब शक्ति P बराबर W/T होता है, तो इसको हम जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हैं, वॉट को ही लिख सकते हैं। पहले तो इसको 1000 करो, 1000 वॉट करो, या इसको हम 1000 जूल प्रति सेकंड कर सकते हैं। 1000 जूल प्रति सेकंड बोल दीजिए, एक ही बात है। प्रयोगशाला में एक छात्र ने एक विलयन का पीएच का मान 10 लिखा। उस विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विलयन का पीएच का मान उसने लिखा 10, पीएच का मान 10 है, ये तो पक्की बात है कि ये क्षारीय होगा, और क्षारीय होगा तो इसमें OH माइनस आयन ज्यादा होंगे। क्षार है तो OH माइनस आयन ज्यादा होंगे इसमें। आंसर सही करो, एक बार चेक करिए आंसर। दोस्तों रात को 10 बजे ग्रुप डी का पेपर कराऊंगा, जिस भी भाई को सही लगे वो जुड़ जाना, नहीं तो अपने आनंद में जियो। हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन उच्च सांद्रता वाले विलयन में, दोस्तों ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाले। क्वेश्चन नंबर 29, ए ही सही है। दोस्तों जब हम 7 से इधर जाते हैं ना, जब 7 से 14 की ओर जाते हैं तो OH माइनस आयन बढ़ते जाते हैं। अपतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अपतल दर्पण का ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है, सामने की तरफ रहता है। अपतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने सामने, जबकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे की ओर होता है, दर्पण के पीछे की ओर होता है। आया हुआ, रिपीट हुआ है कल का ही क्वेश्चन। नहीं, NOH की थोड़ी होता है रवि जी, पीएच का मान 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है दादा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान होता है 10, NaOH का पीएच का मान तो 14 होता है भाई साहब। NaOH का पीएच का मान 14 होता है। ये भी कक्षा 10वीं से लिया है। कॉपर और टिन के मिश्रण से क्या बनता है? देखिए दो चीज है, एक तो होता है पीतल, पिताजी, तो पीताजी, ताबा मतलब कॉपर और जिंक मिलाते हैं, कॉपर और जिंक से तो बनता है पीतल। और एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम है कांसा। कांसा जो है इसमें कॉपर के साथ टिन यूज करते हैं। और मेरा भाई कक्षा 10वीं में एक और मिश्र धातु का नाम दे रखा है सोल्डर मिश्र धातु। सोल्डर मिश्र धातु जिसमें लेड और टिन का यूज किया जाता है, सोल्डर मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कांसा। 10 बजे फिर जुड़ जाना, ग्रुप डी का भी पेपर करते चलो धीरे धीरे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। 32 नंबर, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होने का क्या कारण है? इस क्वेश्चन को पकड़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 32 को थोड़ा सा सही करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32, दोस्तों पारदर्शी माध्यम जिसका अपवर्तनांक का मान, एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक 1 से ज्यादा है, अपवर्तनांक का मान 1 से ज्यादा है, तो क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कम होगी, कम हो ही नहीं सकती, निर्वात में तो सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम की चाल से ज्यादा होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी
पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से। दोस्तों सी और देख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से। इन्होंने क्या, एक बार देखो ऑप्शन नंबर बी और सी एक कर दिया। दोस्तों ये तो आप सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, तो बी और सी दोनों ही सही है। इसमें थोड़ा सा इनको लिखने में गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की चाल है ना, तो बी और सी इसमें तो दोनों कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बार बी और सी दोनों ही सही कर दिए, दोनों एक ही तो है, बी और सी दोनों एक ही है। यदि किसी पौधे की जड़ें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के कारण सदैव नीचे की ओर जाती है तो उसको बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाशानुवर्तन, जल की ओर मुड़ना जलानानुवर्तन। इसी प्रकार मेरे भाई आपने देखा होगा, ये जो पराग कण है ना, पराग कण से एक नली निकलती है जिसको पराग नली बोलते हैं। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है, रासायन पदार्थों की वजह से ये कहां बीजांड की ओर जाती है। तो रासायन पदार्थों की वजह से, मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब है रासायनुवर्तन। बहुत अच्छा, एनसीईआरटी से लिया है क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है। ये जो पराग कण से जब नली निकलती है तो ये नीचे की ओर क्यों जाती है। अगर कोई चीज गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रही है तो उसको गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, जल की तरफ गति करती है तो उसको जलानुवर्तन बोल रहे हैं। मेरे भाई यहां पर जो ये पराग नली जो है बीजांड की तरफ जाती है तो उसके पीछे कौन चीज है जो इसको नीचे की ओर खींच रही है, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको हम रसायनुवर्तन बोलते हैं, रसायनुवर्तन बोलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नोट करके रख लेना इसको। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करा दी, कैसी अभिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिना बुझा चूना है। बिना बुझे चूने में जब हम पानी डालते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये संयोजन अभिक्रिया तो है ही है, कभी मौका मिले तो इसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया तो है ही है। संयोजन का मतलब है दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे, तो संयोजन तो है ही है। लेकिन कभी मौका मिले तो ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो घटक होते हैं ना वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे ऐसे आप ऐसे सुनो, जैसे मान लीजिए आपने चीनी में पानी घोल लिया है, चीनी पानी घोल के मिश्रण बना लिया, तो चीनी और पानी आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगी। जैसे नमक के साथ पानी मिला लिया तो आपको नमक पानी अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो देखो यहां पे जल में चीनी मिला लिया, ये सही है, ये समांगी मिश्रण है। जल में कॉपर सल्फेट आपको एक जैसे ही दिखाई देते हैं, जल में नमक मिला लिया आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन जब पानी में लोहे के टुकड़े मिलाओगे तो वो तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, ये विषमांगी मिश्रण है। तो आपसे पूछ रहा है समांगी मिश्रण का उदाहरण ये, तो एक ए सी और डी ये समांगी मिश्रण है, वी इसका उत्तर नहीं होगा। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मेरे भाई अब तो कितने सारे पेपर कर लिए हैं, द्विविस्थापन का सीधा सा उदाहरण पकड़ो। सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराइए तो यहां से NaCl बन जाएगा और ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट ये रहा, NaCl ये रहा। प्यारे विद्यार्थी एक बात को समझ लीजिए, यहां पर ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये श्वेत अवक्षेप होता है। कलर का ध्यान रखना, क्वेश्चन कलर से भी पूछा है। ये श्वेत अवक्षेप होता है, अवक्षेप का मतलब है ये पानी में नहीं घुलता है, श्वेत अवक्षेप होता है, ये श्वेत अवक्षेप होता है। द्विविस्थापन मतलब ये वाला आयन यहां चला जाएगा और ये वाला आयन यहां आ जाएगा। आयंस के बीच में ट्रांसफर होता है दोस्तों, आयंस के बीच में ट्रांसफर होता है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, आयंस के बीच ट्रांसफर होता है। यहां पर निम्नलिखित कथनों में से पेशीय ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान करिए। पेशीय ऊतक 37 नंबर का क्वेश्चन है।
ये अच्छा क्वेश्चन है। पता है ये टिश्यू वाला चैप्टर है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा पता होना चाहिए अच्छे से चीजों का। दोस्तों, हाथों और पैरों में ऐच्छिक पेशियां होती है, बिल्कुल सही है। अपने हाथ और पैरों के अंदर ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, अपनी इच्छा से चलती है। नंबर 2, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐच्छिक पेशियां, भैया ये जो ऐच्छिक शब्द आ रहा है ना, ये रेखित पेशियां होती है, ये रेखित पेशियां होती है। इनको हम कंकालीय पेशी बोलते हैं क्योंकि इनमें रेखाएं पाई जाती है। जब इनका चित्र देखते हैं ना तो इनमें रेखाएं पाई जाती है। दोस्तों, रेखित पेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियों एक के बाद एक हल्के तथा गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। जी हां दोस्तों, ये जो ऐच्छिक पेशियां होती है, भाई इसको पकड़िए, ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी, कक्षा 9वीं की किताब में चित्र दे रखा है, ऐसे रेखाएं पाई जाती है। इसके अंदर दूसरा लाइन भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही है। पेशीय ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं, नहीं, ये लाइन गलत हो जाएगी। मांसपेशियों में विशेष संकुचनशील, भैया मांसपेशियों में एक्टिन एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। हमारी मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें संकुचन होता रहता है। अच्छे से पढ़ लेना इसको, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। अच्छे से का मतलब समझ रहे हो ना? अच्छे से का मतलब है, एक बार एनसीईआरटी को यूं पढ़ लेना, यूं लाइन खींच खींच के, यूं एक भी शब्द गलती से छोड़ मत देना। एक ये देख लेना किसमें केंद्रक बहु केंद्र की है, कोई एक केंद्र की है, कौन एक केंद्र की है, किसमें रेखा है, किसमें क्या है। भाई साहब, फिर कह रहा हूं, अभी भी टाइम है लाइन खींचने का, खींच लो लाइन एनसीईआरटी के ऊपर, नहीं तो मेरा भाई हवा भी नहीं लगेगी, हवा हवा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया को दिखाती है? देख लो भाई, अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को धक्का मार देगी, तो जिंक यहां जाके बैठ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर फेंक दिया जाएगा। बी ऑप्शन सही है। विस्थापन, अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को धक्का देके फेंक देगी। क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, परिपथ फी में निवेशित शक्ति को परिपथ में वोल्टा वी धारा आई, मतलब ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लो जो पी वी आई को रिलेटिव करता हो। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी बार कर दिया, शक्ति पी बराबर होता है वी इंटू आई। वोल्टेज और धारा को गुणा करके भी हम शक्ति का ये फॉर्मूला बहुत काम में आ रहा है, वी स्क्वायर बटे आर, और एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। मेरे भाई ये तीन फॉर्मूले, उसको तो सब जानते हैं जो आप जानते हो, लेकिन ये फॉर्मूले तीन जो है ना, बड़े काम के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे टेक्नीशियन के पेपर पूरे हो चुके हैं। जो भी भाई लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, मैं आपको 15 पेपर एक साथ भेज दूंगा आज। टेक्नीशियन के 23 पेपर आज मैं डावरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल रहेगा, जहां पर आपको लगभग 40,000 के आसपास बच्चे हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे पूरा पीडीएफ को मैं आज अपलोड करवा दूंगा। आप डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना। एग्जाम की टाइम पे रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। रात को 10 बजे फिर मिलेंगे इसी डाबरा क्लास से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम ग्रुप डी के पेपर कराएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40वां। और अगर किसी को विज्ञान पढ़नी हो, अपना अड़ोसी पड़ोसी हो, तो उसको बता दो कि डाबरा सर का एक बैच चल रहा है। लाइव बैच चाहिए तो 399 रुपए फीस है, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी दूंगा और 50 टेस्ट पेपर भी दे दूंगा इसमें। अगर किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना है तो 299 में आप साइंस का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी है। किसी ने किताब नहीं मंगाई है तो मंगा लें, अभी भी वक्त है, पढ़ डाल इन किताबों को। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरी साइंस की 2 किताबें हैं, और दोनों किताबें आप ऑर्डर कर दीजिए। नंबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, उन नंबरों पे कॉल करके इनको ऑर्डर कर दो, किताब आपके पहुंच जाएगी। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, 90% आपका काम चल जाएगा, है ना। बाकी का एक क्वेश्चन आपके लिए है, इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि इस वीडियो को किसने लास्ट तक देखा है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 40, खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का क्यों होता है? प्यारे विद्यार्थियों,
जब हम 7 रंगों की बात करते हैं, VIVGYOR, तो सुनते हैं कि लाल रंग जो होता है ना, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, बहुत अच्छी बात है, 780 नैनोमीटर बताई जाती है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ, वापस रेड पे आइए। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का मान सबसे ज्यादा होता है, तो इसका जो प्रकीर्णन होता है ना, वो कम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रकीर्णन कम होता है, और जब प्रकीर्णन कम होगा तो ये रंग कम फैलेगा, कम फैलेगा, कम फैलेगा तो ज्यादा दूर निकल जाएगा, कम फैलेगा तो ज्यादा दूर निकल जाएगा, क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ऐसे में जो बात बोल रहा हूं उसको पकड़िए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, लगभग 750 से लेके 780 नैनोमीटर लिख देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तरंग दैर्घ्य ज्यादा, सॉरी, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलता कम है ये रंग, और जो रंग कम फैलेगा वो ज्यादा दूर से दिख जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का पेपर कैसा रहा एक बार कमेंट करके बता दो। बाकी का मिलते हैं 10 बजे। 10 बजे फिर मिलेंगे डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ही, जहां पर मैं आपको ग्रुप डी के स्पेशल पेपर करा रहा हूं, 99 पेपर। तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा 1 घंटा आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू।